हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। देखो, लास्ट क्लास में हमने 5th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। अब 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपकी 9.1 क्या कहा गया आपको 6 क्वेश्चन में? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब देखो, आपका एक पहले बिल्डिंग वगैरह का थोड़ा सा बना लेते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये एक बिल्डिंग है, समझ लो, ठीक है। इसकी हाइट कितनी दी है? 30 मीटर इस बिल्डिंग की। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी मान के। एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, टॉल बॉय है, राइट, खड़ा है ऐसा, यहाँ पर खड़ा है। अब इसकी कुछ हाइट है, राइट, इसकी हाइट है, कितनी हाइट दी है? 1.5 मीटर हाइट है, ठीक है, इस बॉय की। और वो क्या कर रहा है? इस टावर के टॉप को देख रहा है। द एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसके आईज से, उसके आंखों से एंगल ऑफ इलेवेशन बोला है तो यहां से लेना पड़ेगा, यहां से लेना पड़ेगा आंखों से। टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब वो थोड़ा सा चल के आ गया, यहाँ चल के आ गया होगा, मान लो यहाँ चल के आ गया, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाना, हाँ, यहाँ चल के आ गया, थोड़ा चल के आ गया। मान लो ये जो डिस्टेंस है, इसको नाम दे देंगे P, और ये पॉइंट है Q। यहाँ पर वो चल के आ गया, X डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस PQ डिस्टेंस उसने कवर किया। जब वो चला तो एज ऑब्वियस जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताओ। ये देखो, ऐसे समझो, मैं अगर यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूँ इसको और फिर से यहाँ से ज्वाइन करूँ, ठीक है। अब समझने के लिए क्या करते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं डॉट डॉट करके, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ऐसे, मतलब इतना उसका हाइट है, इतना हाइट है, ये 1.5 मीटर हाइट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर 1.5 है तो ये रेक्टेंगल बन गया 1.5 मीटर। इसको भी पॉइंट को नाम दे देंगे, ये पॉइंट मान लो C है, तो BC आपका 1.5 है। AC कितना आएगा? 28.5, राइट। तभी तो इनकी टोटल लेंथ जो है वो 30 हो जाएगी, ठीक है। ये 30 को भी मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ। हाँ, ये जो डिस्टेंस है A से C तक का ये आएगा, और टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया है 30 मीटर, ठीक है, ये याद रखना। अब सीधी बात है, अगर जैसे जैसे वो लड़का आगे आगे बढ़ रहा है बंदा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आइज से टॉप वो बढ़ गया ना, दिख रहा है ना, ये इंक्रीज हुआ ना। तो अगर ये 30 डिग्री दिया आपको, और अगर आगे जाने के बाद में इंक्रीज हो गया 60 डिग्री, आपको पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। मतलब X ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, जितना दूर वो चला है, ठीक है। तो इसको ये तो समझ गया, थोड़ा डायग्रामेटिक, बस अब ड्रॉ कर लेंगे इस फिगर को, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा एक ऐसे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ था पॉइंट, अब ये P था, Q है, ये यहाँ R देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट S दे देते हैं, तो ये आपका P, यहाँ पहले वो बंदा आ गया है इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया Q, ठीक है, ये R, ये पॉइंट S, ये पॉइंट आपने खुद ही दिया है C, ये है B। एज ऑब्वियस ये परपेंडिकुलर रहेगा ना, जो बिल्डिंग है, टावर है, जो भी है परपेंडिकुलर होता है। ये पॉइंट है A। अब मुझको क्या करना है, R और A को, S और A को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये ज्वाइन कर लेंगे, समझ रहे हो। देखो, ऐसा आपको खुद को भी ड्रॉ करना है एग्जाम में। ये जो एंगल है ये आपको दिया गया है 30 डिग्री, ये दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। ये डिस्टेंस आपने माना है PQ डिस्टेंस X, ये आपको पता नहीं है, ठीक है।
तो गड़बड़ ना हो, मतलब नाम में गड़बड़ हो ना हो, इसलिए हम इसको भी डायग्रामेटिकली y मान रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है AC का वो है 28.5, आपने खुद ही निकाला है, और BC जो है वो है 1.5। क्यों? क्योंकि RP जो कि हाइट है उस बंदे की वो है 1.5, तो सेम आएगा ना, समझ रहे हो? तो चलो अब आपको क्या मिल रहा है, देखो दो, देखो अगर मैं देखूं ये RS भी x ही होगा ना, RS। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है ना, समझ रहे हो? और SC भी आपका y होगा क्योंकि वो पैरेलल है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, तो अभी के लिए फिर क्या करता हूं मैं, नीचे वाला हटा देता हूं, जिसका अभी काम नहीं है वो हम हटा देंगे अभी के लिए। ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूं, या इरेज ना करते हुए आप दूसरी और डायग्राम निकाल लो। अब हाथ से ही निकालेंगे जल्दी जल्दी, ये तो सिर्फ समझने के लिए ड्रॉ करना। अब ऐसा बन गया 60 डिग्री, ये बन गया 30 डिग्री, सिर्फ समझने के लिए इतना चल रहा है। ये डिस्टेंस है आपका x p q b, और q b डिस्टेंस आपका y। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर। अब ये बताओ a b डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है, 28.5 दिख रहा है, राइट? बस अब मुझको निकालना है x, तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ दो ट्राइंगल है, एक है PAB बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला 90 डिग्री वाला, और एक है QAB ये छोटा वाला। इसमें सेम क्या है, AB सेम है, और AB पता भी है। ना भी पता हो तो जो सेम है ना वो वाला इक्वेट करना है आपको। एक हिंट याद रखना है, कभी भी ऐसा हो ना दो ट्राइंगल आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन आपका है किसी भी सिनारियो में, तो जो इक्वल है वो वैल्यू निकालो। तो बड़े ट्राइंगल के लिए हमें इक्वल वाला इंक्लूड हो, और जो निकलने वाला है वो जो निकालना है हमको वो इंक्लूड हो जाए, तो वो निकालेंगे। तो फिर हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल, देखो PAB बड़ा वाला ट्राइंगल जो है आपका PAB, देखो फिर से निकालते हैं समझने के लिए, ये वाला PAB। ठीक है, ये है आपका 28.5। बताओ PB कितना रहेगा, x प्लस वाई रहेगा, है ना PB, क्योंकि PB किससे बना है, PQ प्लस QB से बना है, राइट? तो अगर ये आपको दिया गया है 30 डिग्री, अब मुझको क्या करना है, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जिसका 30 लेने के बाद अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का कुछ कॉम्बिनेशन बने, रेशियो बने। तो हम क्या करेंगे, tan लेंगे, राइट? tan 30 क्या होता है, अपोजिट साइड AB अपॉन एडजेसेंट साइड PB आ जाएगा, राइट? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। AB क्या है आपका, दिया है 28.5, और PB आपने अभी निकाला है, मतलब टेम्पररी सब्स्टिट्यूट किया है x प्लस वाई। ठीक है, समझ रहे हो? बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई √3 इंटू 28.5 इंटू √3, ये आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू। समझ रहे हो? इक्वेशन 1, x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, छोटा ट्राइंगल है ABQ, छोटा सेकंड ट्राइंगल, उसको फिर से ड्रॉ करते हैं। देखो आप इतने सारे ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करोगे, ये तो सिर्फ हम समझने के लिए करते हैं। ये आपको दिया है 60 डिग्री, बताओ ये है आपका ABQ। फिगर से देखो AB है आपका दिया हुआ 28.5, और QB कितना है, Y है। ठीक है, Y ये है 28.5, समझ रहे हो? आप फिर से 60 डिग्री पता है ना, स्टैंडर्ड है, तो कौन सा एंगल लो कि अपोजिट साइड AB और एडजेसेंट साइड आ जाए QB, क्योंकि ये निकालना है ना y। tan फिर से tan 60 कितना होता है, √3। AB की वैल्यू पता है आपको 28.5 है, और QB की वैल्यू कितनी है, y। तो यहाँ से y मिल जाएगा, तो राइट हैंड साइड में y, लेफ्ट हैंड साइड में y कर दो, इक्वल्स टू 28.5 आ जाएगा। अब मुझको y इक्वल्स टू निकालना है, तो √3 इधर भेज देते हैं, तो डिवाइड हो जाएगा ना, समझ रहे हो? तो अब मुझको y मिल गया, इक्वेशन 2। अब इस y को आप इक्वेशन 1 में रख दो, x मिल जाएगा। x ही तो निकालना था ना आपको, डिस्टेंस निकालना था ना, जितना वो चला था P से लेके Q तक चला था, ये तो कंसीडर किया था। बस पुट इक्वेशन 2
इन इक्वेशन वन फिर से लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 28.5 इंटू √3। अब इसमें y रख दोगे या पहले y भेज दो और फिर रखो, x कितना आएगा 28.5 √3 माइनस y। अब y की वैल्यू रखो, मैंने सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए, लिखना ना पड़े इतना बड़ा, इसलिए हमने लिख दिया। y की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन √3, ठीक है। अब देखो दोनों में 28.5 कॉमन निकाल सकते हो, तो अगर मैं 28.5 कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। देखो सही है, फिर से क्रॉस करके देख लो, 28.5 इंटू √3 28.5 √3 माइनस 28 इंटू 1 बाय √3 28.5 बाय 5 बाय √3 आएगा, सही है। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 28.5 इंटू देखो √3 इंटू √3 3 आता है माइनस 1 अपॉन √3। ये समझना चाहिए, क्रॉस किया √3 इंटू √3 3 आता है, ये तो हमने बार बार देखा है, √a इंटू √a क्या होता है a आता है, याद रखना। बस यहाँ कुछ भी हो a की जगह 3 था यहाँ पे, इसलिए हमारा 3 आ गया। फिर क्या आ जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 1 √3। अब 2 से इस 28.5 मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा आपका बताओ जल्दी से। नहीं समझ में आया जल्दी से तो देखो, आप ट्वाइस भी कर सकते हो, 28 प्लस 28 56 और प्लस 1 57 आ जाता है, या तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट 0 ऐसा आता है। यहाँ अपॉन में 1 है ना, तो 1 इंटू √3 आएगा, तो 57 अपॉन √3 आएगा। अब हमने हमेशा कहा है, क्या कहा है कि डिनोमिनेटर में रूट वाले टर्म मत, उसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करना मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो आ जाएगा 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 अभी देखा है 3 आता है। अगर 3 से डिविजिबल है ये तो डिवाइड कर दो, है ना। 5 प्लस 7 12 आता है, 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 9 जा 27 27 राइट। देख लो 19 3 जा 57 होता है, तो आंसर क्या आ गया 19 √3। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू अगर दी होती तो हम √3 की वैल्यू रख लेते, ठीक है। ये हुआ 19 √3। अब इसका यूनिट भी तो लिखना पड़ेगा ना, कितना आपको यूनिट्स किस में दिए थे, मीटर में दिए थे राइट, मीटर्स में चलो है सब कुछ। तो ये जो डिस्टेंस होगा जितना उसने जो वो चला है वो कितना होगा मीटर में होगा। मैक्सिमम बच्चे यहाँ भूल जाते हैं यूनिट लिखना, हमेशा यूनिट लिखने की आदत रखो, ठीक है। ये हो गया, मिल गया पूरी। बस अब आपको हमेशा एक और आदत रखनी है आंसर लिखने की। आंसर क्या लिखना है, ये फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग, देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे हम आंसर, देयरफॉर द डिस्टेंस walked by the boy towards the building, पूरा नहीं लिखता हो आप लिख लेना, is 19 √3 मीटर। और इसको हमेशा ब्रैकेट को स्केल से करना है, जिससे चेक करने में इजी हो, ये भी हो जाए या ये भी हो जाए, चेक करने में सिंपल है हमेशा। ये जो था आपका, हमने ये इतना सारा सॉल्व किया है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है राइट, ये सॉल्यूशन का पार्ट। आंसर जो है वो क्वेश्चन जो सिंपल आंसर होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो एग्जैक्ट आंसर है, कैसे आया वो नहीं, क्या आया वो आपका आंसर होता है। कैसे आया वो प्रोसीजर को आप सॉल्यूशन कहते हैं। तो एग्जाम में आप ये तो समझने के लिए लिखा, आप एग्जाम में तो डायरेक्टली ये वाला बनाओगे ना राइट। और फिर अगर समझ में ना आए तो ये तीनों भी बना सकते हो, रफली भी बना सकते हो जल्दी जल्दी राइट। बट स्केल से बनाओगे तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखे। देखो कौन सा प्रेजेंटेशन अच्छा दिख रहा है, जो प्रॉपर स्केल से बनाओ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो ये जो है क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक का है,
डायग्राम तो सिर्फ मैंने आपको रेफरेंस के लिए बनाई है, ठीक है, डायग्राम ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। वैसे भी वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा करके आपको डायग्राम मिलने ही नहीं वाले, आपको समझना पड़ेगा, रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तो एक कॉन्सेप्ट हमारे मन में क्लियर हो, एक इमेज बन जाए कि क्या हो क्या रहा है, इसलिए हमने एक इमेज ली है, ठीक है। क्या कहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो ये तो बताया था, बिल्डिंग होता है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी दी गई है आपको, 20 डिग्री, 20 मीटर है, 20 मीटर, ठीक है। इसके बाद ये जो टावर है इसकी भी कुछ हाइट होगी, आपको पता है ना, बिल्डिंग के अंदर से टावर खड़ा होता है, देखा होगा शहरों में, सिटीज में, गाँव में भी होता है कुछ जगह पर। तो बस एक बंदा है यहाँ पॉइंट पे खड़ा था, मान लो सो के देख रहा है समझ, या इस पॉइंट से वो ऑब्जर्व कर रहा है, पी पॉइंट से, तो टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो एज ऑब्वियस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा बॉटम से, क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, जितना आप ऊपर ऊपर गर्दन करोगे देखने के लिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बढ़ता जाएगा, हाँ कि ना, सही है। तो बस वही केस है, बस अब इसको रफ ड्रॉ कर लो डायग्राम समझने के लिए ना, फटाफट आप स्केल से बनाना। चलो बच्चे क्या करते हैं, देख के सीखते हैं, मैं अगर रफ बनाऊंगा तो बच्चे भी रफ बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। अब ये एक पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें यहां तक टावर आपका बिल्डिंग है, ठीक है, ये 20 मीटर है, और ये वाला जो है ऊपर वाला ये आपका टावर है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट पी जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। तो देखो इसमें भी दो ट्रायंगल बनेंगे, ये एक ट्रायंगल, देखो ये ज्वाइन किया मैंने, समझ रहे हो, और एक पॉइंट पी से ही ए ज्वाइन हो जाएगा, ये ए ज्वाइन हो जाएगा, समझ रहे हो। तब दो ट्रायंगल बन गए, देखो ये जो है एंगल सी पी बी वो कितना है, 60 डिग्री, राइट, और जो छोटा एंगल है ए पी बी वो कितना है, 45 डिग्री। तो छोटे ट्रायंगल को हम ट्रायंगल 1 मानते हैं, और जो बड़ा ट्रायंगल है आपका उसको हम ट्रायंगल 2 मानते हैं, मतलब मानते हैं जैसे मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। तो ट्रायंगल सी बी पी सेकेंड ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी पी फर्स्ट ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमने अभी कहा था आपको ये 20 दिया है, तो जो निकालना है उसको x मान लो, तो कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। x की वैल्यू मतलब ही आपकी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है आपका, ए सी का लेंथ, ठीक है, ये ए सी का लेंथ, समझ रहे हो। तो क्या करना है हमको, सिर्फ ट्रायंगल 1 में और ट्रायंगल 2 में अपोजिट साइड आ जाए, और कॉमन क्या है दोनों में पहले बताओ, कॉमन हमने पहले डिस्कस किया था, कॉमन वाला साइड इक्वेट करना है। तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 में पीबी बेस इक्वल है, कॉमन है ना बेस, समझ रहे हो। तो अब मैं लगा रहा हूं इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल में लगाएंगे, हाँ, ट्रायंगल 1 मतलब ए बी पी, tan 45, क्यों लिया tan 45, आपको अपोजिट और एडजेसेंट चाहिए, क्योंकि यही जो कॉमन है वो वाला चाहिए ना। तो tan 45 अगर लोगे आप तो क्या बनेगा, अपोजिट साइड ए बी अपॉन एडजेसेंट पी बी, समझ रहे हो। बस अब वैल्यू रख दो, tan 45 1 होता है, ए बी की वैल्यू देखो क्या है 20 है ना, पीबी की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो पीबी को वैसे ही रख देंगे, पीबी अब लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू पीबी कितना हो जाएगा, पीबी, ये मिल गया पीबी 20 मीटर, राइट, मतलब बेस तो आपको झट से मिल गया है, क्लियर। ये इक्वेशन 1 दे देंगे, क्योंकि पॉइंट 1 है, रेफर करने के लिए इजी हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, जो सेकंड ट्रायंगल है सी बी पी उसमें tan 60 लगाओ, है ना। ये देखो समझाने के लिए मैं यहाँ शॉर्टकट में ड्रॉ करता हूँ, सी बी पी ये 60 डिग्री है ना, तो tan अगर 60 लगा दूंगा मैं, इन पहले लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल सी बी पी, लगाओ tan 60 डिग्री,
will be equals to opposite side that is CB upon adjacent side that is PB। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। CB आपको पता नहीं है, PB आपको पता है फ्रॉम 120, यहाँ लिख लेना डॉट डॉट करके रीजन फ्रॉम 1, क्योंकि आपने 1 में निकाला नहीं, तो अभी CB मिल जाएगा, ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो CB क्या आ जाएगा? 20√3 मीटर। ठीक है ना, समझ रहे हो? देखो CB मिल गया मुझको। CB मतलब क्या है? टोटल लेंथ मिल गई, टोटल, ये ऊपर से लेके नीचे तक है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब उसमें बिल्डिंग भी आ गई आपकी और टावर भी आ गया। तो CB लेंथ किससे बना हुआ है? देखो CB किससे बना हुआ है? AC और AB से बना हुआ है, तो लिखो फिर CB किससे बना हुआ है आपका? AC और AB से बना हुआ है। CB आपको पता है कितना है? 20√3, चाहो तो इसको 2 दे दोगे। AC आपको पता है क्या? नहीं, AC तो फाइंड करना है, तो मैंने जो x बताया था उसका कुछ काम पड़ा नहीं अभी, पर जनरली अगर कहीं हो तो आप यूज कर सकते हो। AB यानी लेंथ ऑफ कितनी है, या हाइट ऑफ आपका बिल्डिंग है, 20 दिया है, बस वो रख दो, 20 रख दिया। तो अब AC क्या मिल जाएगा मुझको? ये 20 इधर आ जाएगा, तो 20√3 माइनस 20 आ जाएगा, सिंपल है। 20 कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा √3 माइनस 1। अगर आपको √3 की वैल्यू दी होगी तो आप रखोगे, ना दी होगी तो इतना ही छोड़ दोगे, आगे मीटर लगा लेना है, और लास्ट में क्या लिखना है? आंसर। आंसर क्या लिखना है? देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर, ट्रांसमिशन टावर, T लिख देता हूं, आप मत लिखना, लिखोगे। शॉर्टकट कभी यूज नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, मैं शॉर्टकट करता हूं तो आप भी आंसर में शॉर्टकट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपका फोकस करता हूं कुछ समझने पे, मेरा राइटिंग वर्क कम, जितना मैं राइटिंग वर्क कम करूंगा उतना आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा और हम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना, गिवन टाइम में, इसलिए हम करते हैं। द टावर ऑफ ट्रांसमिशन, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज, लिख देना 20 इन ब्रैकेट 3 माइनस 1 मीटर, बट मोस्ट प्रोबेबली √3 की वैल्यू आपको दी गई होगी, वो आपको पुट करना पड़ेगा और फिर आप सॉल्व करो। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है ढूंढो, अगर आंसर बता दूंगा तो फिर याद नहीं रहेगा, जो चीज इजीली मिल जाती है वो याद नहीं रहती। तो आपको एक होमवर्क है, √3 की वैल्यू आपको नेक्स्ट क्लास तक याद करनी है, क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो भी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक और क्लियर कर लेते हैं हम बात। हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, तो मैंने हिंट बताया, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पर दो ट्राइंगल बने तो उन दो ट्राइंगल्स में जो इक्वल साइड आती हो, जैसे देखो फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल में इस केस में क्या आया है, बेस कॉमन आया है PB, प्रीवियस केस में क्या आया था, हाइट कॉमन आई थी, तो वो इक्वेट करना मतलब पहले ट्राइंगल में जो इक्वल साइड है ना वो निकालो। जैसे अभी मुझको अगर अभी इसमें निकालना होता, अभी तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, उसका जो स्ट्रक्चर है, फ्लो है, वो तो बराबर निकला है हमारा, बट अगर मुझको कुछ नहीं समझ रहा है तो मेरा फर्स्ट आइडिया क्या होना चाहिए कि मैं फर्स्ट ट्राइंगल से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर PB निकाल लूं, जो भी निकल जाए इक्वेशन 1, फिर सेकेंड ट्राइंगल में भी PB निकाल लो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालकर इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वल कर दो, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो, इक्वेट करना मतलब फर्स्ट वाले से PB निकालना, सेकंड से PB निकालना, जो भी राइट हैंड साइड होगा उनको इक्वल कर देना, सॉल्व कर लेना। देखा जाए तो हमने भी यहीं पे वही किया है, इनडायरेक्टली आपने PB की वैल्यू रखी है, मतलब वही किया है। ठीक है, प्रीवियस केस में भी हाइट सेम थी तो हमने उसका यूज किया। अब वो कभी होगा आपको, जैसे अभी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए तो इस फ्लो में आपको ये समझ में नहीं आया डायरेक्टली कि ऐसा हमने किया था, बट आपको हमेशा ये दिमाग में याद रखना है, हिंट रखनी है कि जो अगर आपको कुछ ना समझ में आए, दो ट्राइंगल हो तो जो इक्वल साइड है वो निकालने की कोशिश करो, दोनों ट्राइंगल का यूज करो, दोनों ट्राइंगल में ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ कि एक साइड
जो सेम है वो आ जाए, और दूसरी साइड जो पता है वो निकले आए, या तो जो निकालनी है, जो फाइंड आउट करनी है वो आ जाए। तो हमने देखो यहाँ हम वही किया है, हमने tan tan क्यों लगाया, क्योंकि हमको आगे का पता था और ये साथ में लाना, जो पता है वो, और ये लिया। फिर मैंने tan 60 क्यों लिया, क्योंकि उसमें c भी आएगा, क्योंकि उसमें एक अननोन वाला जो हमको जो फाइंड आउट करना है वो वाला इंक्लूड हो रहा है, और इक्वल वाला इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। देखो टेक्स्ट बुक में आपको इतना ही दिया है, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए इमेज आ ली है। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया आए कि क्या होगा। 1.6 मीटर आपका जो स्टैच्यू है उसकी हाइट दी है, दिख रहा है। उसके बाद बोला है इट इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पेडस्टल, जिसपे वो खड़ा होता है उसको पेडस्टल बोलते हैं। ठीक है, ये मान लो उसकी हाइट निकालनी पड़ेगी आपको। देखो लास्ट में लिखा गया फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल, इसलिए मैंने उसको h से डिनोट किया है। ठीक है, जिसपे वो स्टैच्यू खड़ा होता है ना, जो आपका जो पेडस्टल होता है, वो आपकी हाइट निकालनी है, तो मैंने उसको h कंसीडर कर लिया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज, देखो दिख रहा है एक पॉइंट है ग्राउंड पे, टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री स्टैच्यू के टॉप का, और स्टैच्यू के बॉटम का कितना है 45 डिग्री। प्रीवियस को इसके जैसे ही, सिर्फ उसमें बिल्डिंग के ऊपर टावर था, उसमें पेडस्टल के ऊपर क्या है स्टैच्यू। उसमें आपको बिल्डिंग की हाइट दी थी, स्टैच्यू की निकालनी थी, मतलब नीचे की दी थी ऊपर की निकालनी थी। यहाँ पर ऊपर की दी है, नीचे की निकालनी, कोई नहीं होगा, सेम फ्लो रहेगा। ठीक है, तो चलो ये ड्रॉ कर लेते थे, थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल है ना, एक यहाँ से स्ट्रेट खड़ा है ये, तो इसमें आधा ये वाला पार्ट, ये आपका हाइट है, समझ लो, नाम दे देंगे ए बी सी। तो बी सी जो है एच हाइट किसकी, पेडस्टल, वो निकालना है। और ए बी जो हाइट है वो किसकी हाइट है, स्टैच्यू की, वो दी है 1.6 मीटर। ठीक है, समझ लो। थोड़ा इसको साइड में लिख लेते, 1.6 मीटर, ए बी क्या ये ऐसा एरोज नहीं। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट ले लेते हैं डी, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये आपका आया बी डी, और ये कितना एंगल दिया आपको बीडी से 45 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद ये टॉप ऑफ द स्टैच्यू से कितना है आपका हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हो। फिर से दोनों ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल, एक अंदर वाला ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल, बस दोनों में कॉमन क्या है, देखो ना फिर से बताया, दोनों में कॉमन क्या है, वो वाला लेना है, वो आ जाए आपका सी डी कॉमन है, और जो फाइंड आउट करना है या जो नोन है, जो पता है, वो आना चाहिए, मतलब अपोजिट साइड आना चाहिए। दोनों ट्रायंगल में देखो अपोजिट साइड, छोटा वाला ट्रायंगल वो ट्रायंगल 1 में तो जो निकालना है वो और एडजेसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन है। बड़े वाले ट्रायंगल में जो नोन प्लस अननोन है वो वाला और एडजेसेंट साइड लेना। ठीक है ना, तो tan ही लेना पड़ेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का तो कुछ काम ही नहीं है ना, तो यहाँ से ये तो क्लू क्लियर ही है, मुझको ये निकालना ही नहीं है। हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ बॉटम फ्रॉम दिस पॉइंट, निकालना ही नहीं है, तो वो हम ले क्यों फिर हमारे कैलकुलेशन है ना, जो चीज निकालनी है उसको कैलकुलेशन में लो ही मत। ऊपर से वो कॉमन भी नहीं है, उसके लेंथ भी खोल ली है, तो फिर लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, समझ रहे। तो बस इन ट्रायंगल यहाँ लिख देना फ्रॉम फिगर। ठीक है ना, सॉल्यूशन जब आप लिखोगे इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, बीसीडी छोटे वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 में आपने लिया है tan 45 डिग्री, छोटे ट्रायंगल में tan 45 लोगे ना, अपोजिट साइड कितना आएगा BC अपॉन एडजेसेंट साइड CD। क्या पता है इसमें से, BC आपने h माना है, CD आपको पता नहीं है, tan 45 होता है 1, तो CD मैंने बताया था ना, जो कॉमन वैल्यू है वो निकाल लो, CD इंटू 1 CD इक्वल टू h आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अब आप
बड़े वाले ट्रायंगल में ए सी डी में लगा लो, क्या आएगा आपका? इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 डिग्री, राइट? अपोजिट साइड कितना आएगा? ए सी अपॉन फिर से सी डी। देख लो अपोजिट क्या है? ए सी, एडजेसेंट साइड क्या है? सी डी। tan मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन 1, √3 होता है इसलिए मैंने अपॉन 1 अभी के लिए लिखा है। फिर से AC क्या है आपका? AC देखो फ्रॉम फिगर, AC क्या है? AB प्लस BC है ना। AC है आपका AB प्लस BC। AB आपको दिया है 1.6 जो कि हाइट है स्टैचू की, और BC जो कि हाइट है पेडस्टल की, वो आपने H मानी। तो बस AC की जगह क्या लिखोगे? 1.6 प्लस H। समझ रहे हो? CD रख सकते हो ना, ये H रख सकते हो ना, CD की जगह H। यहाँ से डॉट डॉट करके फ्रॉम 1 लिख देना। ये मत बनाना एरो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो एरो बनाना शुरू कर दो, एग्जाम में काम हो जाएगा। तो एक इक्वेशन, एक वेरिएबल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 into H, √3H equals to 1 into this bracket will be that bracket 1.6 plus H। सही है। अब H को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, कितना आएगा? √3H माइनस H इक्वल्स टू 1.6। H कॉमन आ जाएगा इसमें, तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। सही है। अब H इक्वल्स टू क्या आएगा आपका? ये डिवीजन में चला जाएगा ना पूरा ब्रैकेट, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ये मिल गया आपको हाइट। अब √3 की वैल्यू अगर दी होगी तो हम सॉल्व करेंगे, है ना। अब √3 की वैल्यू जनरली दी होती है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए, मैं आपको 15 सेकेंड्स आपको √3 की वैल्यू रखनी है, फाइंड आउट की होगी तो, और सॉल्व करके दिखाना है H कितना है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करके देखो। चलो निकाल लिया होगा। देखो √3 की वैल्यू होती है 1.7 अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट। तो अगर दी होगी तो रखोगे, नहीं तो इतना ही रखोगे। मीटर में चल रहा था, मीटर आ गया। तो हाइट ऑफ द पेडस्टल इज 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब हमने बार बार कहा है आपको क्या करना है, जब भी स्क्वायर रूट का टर्म नीचे आ जाए तो उसको रैशनलाइज करना है। तो ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, बच्चे यहीं आके छोड़ देंगे। बार बार याद रखो, √3 वाला टर्म डिनोमिनेटर पे हो तो रैशनलाइज करना है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो याद है 10th में करते थे, अगर 2 टर्म्स आ जाए तो उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है, बस साइन चेंज करना, बीच में माइनस है तो प्लस लगा देना। अब बताओ क्या आएगा फिर? 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, अपॉन, देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ना, a² माइनस b²। ये 1.6 इंटू √3 की वैल्यू अगर दी होगी तो रखोगे, नहीं तो नहीं रखोगे। वैसे मैंने लिखकर दी है, आप सॉल्व करना, बट इस केस में हमको नहीं दिए तो हम नहीं रखेंगे, जब तक ना दी जाए मत रखो। √3 की वैल्यू, अब √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो बताओ क्या आंसर आएगा फिर? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, देखो 3 डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 3 माइनस 1 2, अब 2 से ये कटता है ना, 0.8 आएगा। तो यह है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हुआ? हाइट ऑफ योर पेडस्टल। बस अब आंसर में फिर से लिखना, अब ये आपके जिम्मे आंसर लिखना। Therefore, the height of the pedestal is √8.8 into √3 plus 1 मीटर, ठीक है।